हेलो एवरीवन। आजकल आप लोग जिधर भी जा रहे होगे आपको सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही होगी, वो है इलेक्शंस इलेक्शंस एंड इलेक्शंस। आप स्कूल में रहो, स्कूल में लोग बात कर रहे होंगे इलेक्शंस के ऊपर, कौन जीतेगा, कौन बनेगा हमारा प्रधानमंत्री। आप रास्ते में चल रहे हो, आप चाय की दुकान में बैठो, वहां पे डिस्कशन का टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस। आप घर में आओ, घर में पेरेंट्स बात कर रहे होंगे किसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं वो क्या करेंगे, वो हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कैसे टैक्सेस होंगे, ये सब क्या होता है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया जैसे देश में इतना बड़ा इलेक्शन करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम लोग देखेंगे अपनी इस इलेक्शन की सीरीज में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, उसकी पावर्स क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 324 ऑफ इंडिया क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो देखेगा हमारे इलेक्शंस किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट यानी मिनिस्टर ऑफ, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको एमएलएस बोलते हैं। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन करवाएगा या उनका सुपरिटेंडेंस कंट्रोल कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, फिर बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन। आपको पता है कॉम्पोजिशन में क्या होता है, आप देखते हो कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं। ठीक है, और इन सबको कौन अपॉइंट करता है? सबको अपॉइंट करेंगे कौन? हमारी प्रेसिडेंट जो भी होगा, राइट। टाइमली कौन करता है इसको? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये पूछ के किससे बनाया जाता है? कंसल्टेशन होता है किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन होता है, फिर बनाया जाता है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स ताकि इलेक्शंस और भी अच्छे से हो सके, राइट। कंडीशंस ऑफ सर्विस, कैसा सर्विस देंगे, कैसा टेन्योर होगा उनका इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये भी कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, और चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें, जैसे हमने अभी बोला कि कंपोजिशन में कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास ज्यादा पावर, राइट। दे ऑल हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरी। उनकी सैलरी भी इक्वल है, ठीक, उनके अलाउंसेस भी सब सेम है। और सेम टू सेम कैसे होते हैं? जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिमिलर टू उन्हीं के होता है, राइट। मतलब जो पावर्स या जो सैलरी आप देखते हो कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगी, सेम वैसी पावर्स, क्या कहते हैं, पावर्स की बात करें या आप ये बोलो कि ये सैलरीज की बात करें तो क्या होगा? आप देखते हो कि सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, बस जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट्स में काम कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया क्या? कॉम्पोजिशन। फिर बात करते हैं पावर्स। पावर्स क्या है इनकी? पहली चीज डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? ये वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से आपके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जहां पे आप और हम रह रहे हैं। ठीक है, आप देखते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर बार इनका साइज क्या होता है? छोटा बड़ा होता रहता है डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन, राइट। ये कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमिश्नर करता है। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अलग होता है और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए अलग होता है। ये काम कौन करेगा? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, फिर बात करते हैं हमारा जो लिस्ट ऑफ वोटर्स है उसको मेंटेन करना, अपडेट करना। ठीक है, ये अपडेशन होता है कि नए वोटर्स आए। कई बार क्या होता है, पुराने वोटर्स जिनकी डेथ हो जाती है उनको निकाला जाता है, ठीक है, उनको हटाया जाता है। नए वोटर्स हर साल कुछ ना कुछ ऐड होते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है? डेट्स और शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस को क्या करते हैं? वो नोटिफाई करते हैं, प्लस स्क्रूटनाइज करते हैं जो नॉमिनेशन पेपर्स होता है। फिर आप देखते हो कि उसमें कई बार नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली कई सारे लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्या हुआ? नॉमिनेशन पेपर कैंसिल हो गए। ठीक है, वो देखते हैं। वो कौन देखता है? इलेक्शन कमिश्नर देखता है, इलेक्शन कमीशन देखेगा। फिर ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, उनको रिकॉग्निशन कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा। उनको सिंबल्स कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा। ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन। फिर बात करते हैं अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग टू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। मान लीजिए इलेक्टोरल अरेंजमेंट में कोई डिस्प्यूट हो गई तो उनके लिए ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। फिर क्या करता है? डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट। अभी हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, तो कोड ऑफ कंडक्ट कौन भी डिटरमाइन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन। फिर प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑन द पॉलिसीज ऑफ द ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। आप लोग आजकल देख रहे हो कि आपको इलेक्शन कमीशन का भी मैसेज तो कॉल आता है। सिमिलरली क्या होता है? इलेक्शन कमीशन एक लॉ या रोस्टर निकालता है, एक मतलब कि एक तरह के व्हाइट पेपर निकालता है जिसमें वो बताता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, रेडियोस पे, न्यूज टेलीविजन पे,
मतलब एक तरीके से ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही आएगा एक तरीके से, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन द मैटर्स ऑफ एमपीज। जब किसी एमपीज को निकालना होगा, डिस्क्वालीफाई करना होगा, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। गवर्नर को एडवाइस कब करते हैं, जब किसी एमएलए को निकालना होता है। ये कब निकालना होता है, डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, जब वो कोई गलत काम, इन द सेंस मतलब कि उन्होंने क्या इलेक्शंस में कुछ गलती की होगी, या उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत बताए होंगे, अपनी एज जो है वो छुपाई होगी, या अपने केसेस को छुपाया होगा, सिमिलर चीजें, यही सब होता है, राइट। कैंसिल द पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग। अगर कहीं पे देखा बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं इलेक्शंस को वहां के, ठीक है। अब फिर रिक्वेस्ट करते हैं क्या, कि रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स फॉर द स्टाफ फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। जब इलेक्शंस होते हैं तो भाई गवर्नर से पूछा जाता है, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है तो गवर्नर से क्या किया जाता है, आपका रिक्वेस्ट की जाती है एक तरीके से कि हमको वो उतने स्टाफ दे दीजिए सही से इलेक्शंस को करवाने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं मशीनरीज को, देखते हैं कि थ्रू आउट द कंट्री, आपको पता है पूरी कंट्री का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो सुपरवाइज द इलेक्शन मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। कई बार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी कई समय तक इलेक्शन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एडवाइस कर रखा था कि अभी वो इलेक्शंस नहीं करवा सकते। सिंपल चीज क्या है, यही एडवाइस करते हैं कि हम अभी इलेक्शन करवाने के उस हालत में हैं कि नहीं। मतलब ये हो सकता है, डिपेंड करता है वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस पे या किसी और कंडीशन पे भी, बट द थिंग इज दैट यही एडवाइस करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का स्टेटस भी कौन देता है, हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। तो हम लोग ने ये देखा कि भाई क्या पावर्स है और क्या कंपोजिशन है हमारे इलेक्शन कमीशन के। फिर बात करते हैं कि आजकल कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग न्यूज में डेली देखते हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आजकल क्वेश्चन हो जाते हैं, उंगली उठ जाती है कि भाई कैसे काम कर रहा है। तो देखिए क्या क्या है, ऑन द ओवर द ईयर इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी और क्रिमिनल एलिमेंट जो हमारे पॉलिटिक्स में है वो बढ़ गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उसको वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा, जिसकी हम बात करते हैं ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब हमारे पॉलिटिक्स में आप देख रहे हो क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब कि जो केसेस हैं क्रिमिनल वाले वो ज्यादा बढ़ गए हैं, जो भी हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं। यानी कि एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि अगर आपके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप इलेक्शंस में आ सकते हो, ऐसा कुछ है। बट द थिंग इज दैट इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इलेक्शन कमीशन को बोला है कि भाई आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ करिए। उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नमेंट्स को भी बोला है कि आप इसके ऊपर कोई लॉ लेके आइए। बट वही चीज है क्या, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को इलेक्शन कमीशन रोक नहीं पा रहा है, ठीक। आप देखते हो कितने सारे क्रिमिनल्स हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते हैं। बट द थिंग इज दैट क्रिमिनल्स अगर आपके एमपीज और एमएलएज बन रहे हैं तो वो आप कैसे मान सकते हो कि जो लॉ बनाएंगे वो अच्छे होंगे। आप कैसे मान सकते हो कि कोई क्रिमिनल होगा और वो लॉ बनाएगा कि वो सोचिए कोई एक क्रिमिनल है जो मर्डरर है, तो उस आप कैसे सोच सकते हो कि वो कैसा लॉ बनाएगा जो मर्डर के ऊपर होगा। सिमिलर चीज है ना, सिंपल चीज है। अब ये समझो ना, तो इसीलिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को क्या करना पड़ेगा, हमको खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई लॉ लेके आना पड़ेगा, है ना। फिर बात करते हैं क्या, देयर हैज बीन अ रैम्पेंट अब्यूज ऑफ पावर। आप देखते हो कई बार स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल करता है। कैसे, जैसे इलेक्शंस पास में आते हैं आप देखते हो कि भाई ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, उन ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जाता है जो उनके अच्छे होते हैं, बहुत खास होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि भाई आप ऐसा करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों। ये जैसे हमको पता है, जैसे किसी गवर्नमेंट को पता है कि भाई कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो आज क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होंगे वहां पे वो अपने ऑफिसर्स को बैठा देते हैं। ऐसे सबको पता है, ये न्यूज में भी आता है, राइट। बट वही चीज है, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन क्या है, इक्विप्ड नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए। आपको पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन का काम पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाने का है, बट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर इनर डेमोक्रेसी है कि नहीं, उनका जो लीडर है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, वो कैसे चुना जा रहा है। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। मतलब जो उनका लीडर बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है, जिसको बोलते हैं ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष, तो वो कैसे चुने जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शंस के थ्रू हो रहे हैं या बस ऐसे ही किसी को भी बना दिया जा रहा है, ठीक है, या किसी पपेट को बना दिया गया। सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि इलेक्शन कमीशन भी इसमें आपको इन्फोर्सिंग इनर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अभी भी पीछे है। मतलब इनर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अगर बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको कंट्रोल करने में ईसीआई जो है अभी सक्षम नहीं है। फिर बात करते हैं, इन द रिसेंट ईयर द इंप्रेशन ऑफ गेनिंग अराउंड द इलेक्शन कमीशन इज बिकमिंग लेस एंड लेस इंडिपेंडेंट। अब ऐसा देखा जा रहा है कि रिसेंट, आप ये तो एक पॉइंट हो गया, बट आप न्यूज में भी देख रहे हो, ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जीक्यूटिव का ज्यादा दबाव बढ़ने लगा है। ऐसा कहा जाने लगा कि एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग काम होने लगा है, या एग्जीक्यूटिव ज्यादा इंपैक्ट कर रही है,
हमारे इमेज ऑफ ईसीआई। ये हो गया है क्या, ये एक न्यूज में भी है और लोगों ने देखा भी है। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है जो इलेक्शन कमीशन को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और ड्रॉबैक क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इलेक्शन में होता है। हमको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कैसे होता है, ये हम लोग अलग पढ़ेंगे, बट द थिंग इज दैट उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। बस हमको अगले दिन न्यूज में पता चल जाता है कि ये होंगे हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट व्हाट इज द वे, कैसे आपने उनको चूज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हो कि हमेशा अक्सर वही होता है जो कि गवर्नमेंट प्रिसाइड कर रही है, मतलब कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जिस सरकार की, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, उसी क्या कहते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आदमी होगा उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। तो फिर इस पे भी क्वेश्चन उठता है कि भाई वो बायस्ड होंगे कि नहीं होंगे, ये है अलग चीज है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर इतनी अलग बना दी है कि वो उससे अलग काम कर ही नहीं पाएंगे। द थिंग इज दैट, ठीक, बात ये हो गई। फिर बात करते हैं क्या कि एलिगेशंस किस पे होते हैं बहुत ज्यादा, ईवीएम के मैल फंक्शनिंग पे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि वो हैक हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो उसको लगता है कि भाई ईवीएम बहुत बढ़िया है, जब हार जाती तो वो ईवीएम के हैकिंग के ऊपर बात करते हैं, या कई बार बोलते हैं कि भाई ईवीएम वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि मशीन से, मशीन के तो कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज दैट कि ये भी एक चैलेंज है जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे उसको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस थे जो आजकल हम और आप और सब लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कुछ तो है जो चैलेंजेस है जो इलेक्शन कमीशन को दूर करने पड़ेंगे। फिर अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो पहली चीज क्या कर सकते हैं कि आपको हमारे इलेक्शन कमीशन को विजिलेंट और वॉचफुल होना चाहिए। कहां पे, लोअर लेवल पे, जहां आप देख रहे हो इलेक्शन कमीशन तो भाई दिल्ली में बैठा है, बट आप देख रहे हो लोअर लेवल में जो इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, लोअर लेवल मतलब आप सोचो कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जो रूलिंग पार्टी ऑफ द डे है। ये चीज जो है इसको दूर करना पड़ेगा। यहां को इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को स्पेशल ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे, अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि भाई ये जो आपके पुलिस ब्यूरोक्रेसी है या बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसा तो नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, जब तक लोगों ये कंट्रोवर्सी दूर ना हो जाए ईवीएम के ग्लिच वाली, तब तक क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल कर देना चाहिए वीवीपैट्स। इसमें क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था वोटर वेरिफेबल, मतलब इसमें क्या होता है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हो तो वो कुछ समय के लिए आपको एक छोटे से कागज पे साइड में एक दूसरे बॉक्स में क्या दिखता है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी का सेम सिंबल दिख रहा है कि नहीं। सिंपल चीज है, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि जो आपने पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है सेम वही पॉलिटिकल पार्टी का वोट गया है। ये एक तरीके से ये दूर करने के लिए है कि ये बताने के लिए कि भाई ईवीएम्स हैक नहीं हो रही है। सिंपल चीज क्या है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को ये करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे सेकंड एआरसी रिपोर्ट थी, ये एक एआरसी रिपोर्ट थी। ठीक है, इसको बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी। ठीक है, इसने एक रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, इसने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि भाई हम क्या करें, एक ऐसा कॉलेजियम बनाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बनाए, ग्रुप ऑफ पीपल बनाए जो क्या करे, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करे। उसमें कौन कौन होना चाहिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए, लॉ मिनिस्टर होने चाहिए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने चाहिए। इन सबको मिला के अगर आप देखते हो कि ये सब मिला के अगर चुन के किसी आदमी को, किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर से अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये साफ साफ पता चल रहा है ना कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर बायस्ड इंसान को बनाया गया है। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसने रिकमेंड किया था कैसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहिए, बट इसको अभी तक लागू किया नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना चाहिए कि भाई वो गवर्नमेंट से बोले या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे कि भाई आप इसको लागू करवाओ। ठीक, इससे क्या होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगा इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर में। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि भाई क्या क्या चीजें थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, कैसे कंपोजिशन होता है। ठीक है, हम लोग ने देखा क्या क्या उसकी पावर्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। फिर हम लोग ने देखा कि भाई वो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेस कर रहा है और कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज अपने घर में भी सबसे कहिए कि जाके वोट करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये वोटिंग राइट्स मिलती है। हम लोग को मिल गई है तो हम लोग को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, हम लोग उसको एक हॉलिडे समझ लेते हैं। बट द थिंग इज दैट दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पे वोटिंग राइट्स के लिए लोगों ने बहुत लड़ाई की है। ठीक है, फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।